दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th की ज्योग्राफी का जलवायु का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है, देखिए, मौसम के बारे में और क्या देखा है, जलवायु नियंत्रण के बारे में, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमने देख लिए और हमने वायुदाब और पवन देख लिया, है ना। जेट धाराओं के बारे में बात किया था हमने, कोरियोलिस फोर्स के बारे में देखा था और ये जो है मैप के थ्रू हमने जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम को देखा था। भारतीय मानसून हमने देख लिया, है ना। और क्या देखा, हमारे देश में मानसून का आगमन और वापसी। और आज हम देखेंगे ऋतुएं। किसकी बात करेंगे आज हम? ऋतुओं की। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए, ऋतुओं की। देखिए क्या होता है कि मानसूनी जलवायु की जो है विशेषता है, मौसमी प्रतिरूप होता है। ठीक है, तो एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है बारिश का मौसम चल रहा है, इसके पश्चात ठंडियाँ आएंगी, है ना। तो क्या होता है कि ये जो है देश के आंतरिक भागों में ज़्यादा परिलक्षित होती हैं। तो क्या होता है कि तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, वहाँ हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो वहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। और आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि विभिन्न प्रकार के देश के कोने कोने से लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपके देश में ऋतुएं कैसी होती हैं। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को माना जाता है। देखिए, ये ऋतुएँ हैं ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन और वापसी का काल। ठीक है, बात करेंगे अब शीत ऋतु की। देखिए, शीत ऋतु की बात करेंगे। देखिए, उत्तरी भारत में जो है शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है सर्दियाँ। मुझे तो सर्दियों का मौसम जो है वो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग को कौन सा मौसम पसंद है। तो मुझे तो ये लग रहा होगा कि आप लोगों को भी सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती होंगी। तो ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि उत्तर भारत में शीत ऋतु का काल कब से कब तक होता है, तो नवंबर से होकर फरवरी तक होता है। तो भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर से लेकर जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं और तापमान जो है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। तो क्या होता है, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान का जो है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। तो देखिए, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। तो उत्तर में जो है तुषारपात सामान्य है और हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है। अब देखिए, इस ऋतु में देश के जो है उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं वो प्रवाहित होती हैं। तो ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। तो क्या होता है, इससे इस जो देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है और इन पवनों के कारण जो है कुछ मात्रा में वर्षा जो है वो तमिलनाडु के तट पर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ की पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर होता है। और मैंने बताया भी था कि 92% जो है वर्षा हमारे यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और जो ठंड की वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें जो है हल्की पवनें एक क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो क्या होता है कि उच्चावत से जो है प्रवाहित होकर ये पवनें जो हैं पश्चिम और उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। तो सामान्यतः ये होता है कि इस मौसम में जो है आसमान साफ, तापमान आर्द्रता कम और पवनें जो होती हैं वो शिथिल और परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है, और क्या होता है शीत ऋतु में, ये भी देख लीजिए। देखिए, शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तरी मैदान में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से जो है चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह जो है विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली जो है भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं और पश्चिमी पवनों के साथ जो है वो भारत में प्रवेश करती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि शीतकाल में जो है मैदानों में वर्षा होती है और पवनों पर हिमपात होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उस समय जो है जिसकी उस समय जो है बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये कहा जा सकता है कि शीतकाल में जो है वर्षा, जिसे हम स्थानीय तौर पे जो है महावट भी कहते हैं, तो शीतकाल की वर्षा को क्या कहा जाता है, स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखोगे कि कुल मात्रा जो है वो कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, रबी की फसलें जो होती हैं, गेहूं वगैरह उस समय बोया जाता है ना, तो उसके लिए ये बारिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिंचाई हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत की कृषि जो है वो पूरी की पूरी मानसून पर डिपेंडेंट है। तो बारिश होएगी तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी रबी की फसल को फ़ायदा ही पहुंचाएगी। तो प्रायद्वीपीय भागों में जो है शीत ऋतु स्पष्ट
नहीं होती। देखिए आप साउथ साइड में जाओगे ना, तो क्या होगा कि वहाँ पे ना आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी ना ज़्यादा गर्मी लगेगी। क्यों? क्योंकि समुद्री पवनों के प्रवाह के कारण शीत ऋतु में यहाँ भी जो है तापमान का प्रारूप में जो है ना के बराबर बिल्कुल भी परिवर्तन होता है, इसलिए वहाँ स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। देखिए अब बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। देखिए क्या होता है कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंड जो है भूमंडलीय ताप की पट्टी जो है उत्तर की तरफ खिसक जाती है। तो आप देख लीजिए कि मार्च से लेके मई तक, याद रखेंगे, मार्च से लेके मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता जो है विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान जो है वो रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जाता है। देखिए क्या होता है कि मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान जो होता है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और अप्रैल के मध्य और गुजरात का तापमान जो है 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मई में जो है देश के उत्तर पश्चिम भागों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है, कभी कभी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो है समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान कम रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा जो है वो समुद्री प्रभाव के कारण वहाँ ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब देश के उत्तरी भाग में जो है ग्रीष्मकाल के तापमान में वृद्धि होती है और वायुदाब में कमी आती है। वायुदाब में जब कमी आएगी तभी तो गर्मी बढ़ेगी ना। और मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक जो है कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए जब मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो आप अपने सामने जो है मैप जरूर रखें। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि पटना कहाँ है, छोटा नागपुर पठार कहाँ है, दक्षिण पूर्व आप देख पाओगे। अब जब मैप देख पाओगे ना तो आपको सिचुएशन बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखिए क्या होता है कि लू की बात कर लेते हैं। लू जो है वो ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में जो है वो चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये देर शाम तक जारी रहती हैं और इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। आप देखते होंगे ना कि जब लू हो जाती है तो बहुत तेज़ बुखार और पूरे शरीर में जो है जलन महसूस होती है, तो ये लू ही लग जाती है गर्मी में। तो क्या होता है उत्तर भारत में जो है मई के महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं, और ये आंधियाँ जो होती हैं अस्थायी तौर से जो है आराम पहुँचाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं, है ना। जब आंधियाँ चलेंगी तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा, हाँ, और अपने साथ जो है ठंडे समीर और हल्की वर्षा भी ले आती हैं। और इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी हो जाती है। तो इसके साथ प्रायः हम ये देखते हैं कि हिमवृष्टि भी हो जाती है। तो बैसाख के महीने में जो है होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। और ग्रीष्म ऋतु के अंत में जो है कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है। देखिए एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं। तो देखिए ग्रीष्म काल के अंत में जो है कर्नाटक और केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, और इसी कारण जो है जब वर्षा होगी तो आम जल्दी पक जाएंगे, तो इसे प्रायः क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा। अब बात करेंगे वर्षा ऋतु या फिर मानसून के आगमन के बारे में। देखिए जून के प्रारंभ में जो है उत्तरी मैदान में जो है निम्न दाब की अवस्था जो है वो तीव्र हो जाती है। तो क्या होता है, यहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को ये आकर्षित करते हैं। तो ये जो है दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें जो हैं वो दक्षिण समुद्रों के उपोष्ण कटिबंध क्षेत्रों से उत्पन्न होती है। क्योंकि ये पवनें जो होती हैं गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ जो है महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। और ये पवनें जो होती हैं वो तीव्र होती हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से जो है ये चलती हैं। तो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। और दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में जो है अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरीके से परिवर्तित कर देता है। तो मौसम के प्रारंभ में तो पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों से भारी वर्षा होती है, और दक्कन का पठार और जो है मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि क्या होता है, ये क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में जो है वे आते हैं। तो इस मौसम की अधिकतर वर्षा जो है देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी जो कि मेघालय में है, खासी पहाड़ी के जो है दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मानसिनराम
ठीक है। मेघालय के मानसिनराम में जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा जो होती है वहीं होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, मानसिनराम में। तो गंगा की घाटी में जो है पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। देखिए पूरब से जैसे 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 पश्चिम में आते जाएंगे ना, तो वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। अब देख लीजिए कि पूर्व के साइड में मेघालय होता है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब होते हैं, और पश्चिम साइड जो है राजस्थान, गुजरात होते हैं। तो यहाँ पे वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। अब देखिए मानसून से संबंधित एक और भी परिघटना है, देखिए वर्षा में विराम। तो इस प्रकार हमें आर्द्र और शुष्क जो है दोनों तरीके के अंतराल होते हैं। दोनों शब्दों में हम ये देखेंगे कि मानसूनी वर्षा जो है एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है, इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। तो मानसून में आने वाले ये विराम जो है मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। तो देखिए विभिन्न कारणों से जो है वो गर्त और इसके अक्ष जो है उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। और जब जो है मानसून के गर्त का अक्ष जो है मैदान के ऊपर होता है, तो इन भागों में वर्षा जो है वो अच्छी होती है। तो दूसरी ओर जब अक्ष के जो है हिमालय के समीप चला जाता है, तो क्या होता है, मैदान में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। और क्या होता है, हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है, और इस वर्षा के कारण जो है मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें भी आती हैं, जान माल की भारी क्षति होती है। तो उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा के मात्रा और समय को निर्धारित करती है। तो यह जो है निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। आगे बात करेंगे, मुख्य स्थलीय भाग को जो है पार कर जाता है। तो क्या होता है, यह गर्त जो है निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। तो मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। तो देखिए शुष्क और आर्द्र स्थितियों की तीव्रता आवृत्ति के समय काल में जो है वो भिन्नता होती है, जिसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है, और इसका आगमन और वापसी प्राय जो है अव्यवस्थित होता है, और इसीलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को भी अवस्थित कर देते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मानसून की वापसी के बारे में। तो देखिए मानसून की वापसी जो है वो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ से सूर्य के आभासी गति के कारण जो है मानसून गर्त और निम्न दाब वाला गर्त उत्तर मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो शिथिल हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं, और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। तो अक्टूबर के प्रारंभ में जो है मानसून पवनें जो हैं उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। तो क्या होता है, अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है वो गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। तो क्या होता है, मानसून की वापसी होने से असमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, ठीक है, उच्च तापमान के कारण, और उच्च तापमान और आर्द्र वाली जो है अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य होता है, बिना मतलब बिल्कुल असहनीय होता है। इतनी ज़्यादा गर्मी और चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है, क्योंकि आर्द्रता भी ज़्यादा होती है और तापमान भी उच्च होता है। तो क्या होता है, चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है। तो इसे सामान्यतः जो है क्वार की उमस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वार की उमस। तो अक्टूबर के उत्तरार्ध में, यानी कि अक्टूबर के बाद जो है विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान जो है वो तेज़ी से गिरने लग जाता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, मानसिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मानसिनराम, जो हमारे देश के मेघालय में स्थित है, और स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो नवंबर के प्रारंभ में देखिए उत्तर पश्चिम भारत के जो है ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है, और यहीं पे क्या होता है, स्थानांतरण जो है चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये चक्रवात जो है सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, और जिसके कारण जो है व्यापक भारी वर्षा होती है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं प्राय विनाशकारी होते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मैप है भारत का, जो बहुत डार्क ब्लू है। ये देखिए 400 से अधिक वर्षा होती है, 400 सेंटीमीटर से। तो ये किधर है, ये देखिए, ये इधर है ऊपर, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ जो है वर्षा बहुत अधिक मात्रा में होती है। फिर ये जो थोड़ा सा हल्का है ना 200 से 400,
ठीक, अब आप देख पा रहे होंगे सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र 0 से 20 आप देख पा रहे होंगे, ये इधर राजस्थान साइड। ठीक है, इधर जो होती है वर्षा बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये आप मैप के थ्रू देख लेंगे, ये वर्षा का वो बताया गया है कलरिंग के माध्यम से, है ना। आप ये देख पा रहे होंगे सबसे ये यहाँ लक्षद्वीप में भी जो है वो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे वर्षा जो है सेंटीमीटर है ना। कहाँ कहाँ वर्षा जो होती है सबसे ज़्यादा, अब ये देखिए 400 से अधिक वर्षा, ये जो डार्क ब्लू वाला एरिया है मैं आपको बता दूँ, डार्क ब्लू वाला जो एरिया है ये देखिए, ये डार्क ब्लू आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। देखिए हमेशा वर्षा को जो है सेंटीमीटर से ही डिनोट करते हैं, तो 400 से अधिक सेंटीमीटर, और यहीं पे है मानसीन राम। ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे जैसे जैसे कलर जो है लाइट होता जा रहा है वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो है वो घटती जा रही है। तो आप ये मैप के थ्रू भी देख लेंगे। तो देखिए क्या होता है, गोदावरी और कृष्णा कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण जो है बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति भी होती है। तो जब जाहिर सी बात है चक्रवात आएगा तो जान माल की क्षति तो होगी, क्योंकि कभी कभी ये चक्रवात जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। और कोरोमंडल तट पर जो है अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों से होती है। कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु के तटीय एरिया में। तो देखिए अब बात करेंगे वर्षा के वितरण के बारे में। तो देखिए वर्षा का वितरण, तो देखिए पश्चिमी तटों के भाग में जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ी सी बैटरी डाउन हो गई थी फ़ोन की। चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए पश्चिमी तट के भागों में उत्तर पूर्वी भारत के लगभग 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा जो है वहाँ पे वर्षा होती है। लेकिन वहीं जब मैंने बताया ना कि जब आप पूर्व से पश्चिम की ओर आते जाएंगे, ठीक है, तो वर्षा की मात्रा नगण्य होती जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए लिखा भी हुआ है कि पश्चिमी राजस्थान में इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में या फिर सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। सह्याद्री किधर है? साउथ इंडिया में, है ना। और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा जो होती है कम क्यों होती है? तो ये होता है कि आप देखिए अक्षांशीय विस्तार के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अक्षांशीय विस्तार के कारण जो होती है वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। और जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा जो है मध्यम होती है और हिमपात जो है हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। और मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप ही है जो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। देखिए प्रत्येक वर्ष आप देखते होंगे कि वर्षा की मात्रा में जो होती है भिन्नता होती है। हर साल तो एक समान वर्षा नहीं होती। अब आप देख लीजिए कि पिछले साल कितनी कम बारिश हुई थी, और इस साल देखिए, इस साल तो गर्मियों में भी बारिश हुई है ना। तो क्या होता है कि इनका जो होता है क्राइटेरिया समान नहीं होता है प्रत्येक वर्ष। वर्षा की विषमता जो होता है वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे हो गए राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग हो गए, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश हो गए, इसमें जो है वो अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ें भी अधिक आती हैं और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। देखिए अब बात करेंगे मानसून जो है वो एकता का परिचायक है। कैसे है ये भी हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि हम पहले देख चुके हैं कि हिमालय जो होता है वो अत्यंत ठंडी पवनों से जो है भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। तो इसके कारण जो है अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है, क्योंकि ठंडी पवनों को आने से रोकता है हिमालय। हाँ, और इसी प्रकार जो है निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। और इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में भी तीनों ओर समुद्र के प्रभाव से के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक सर्दी। आपको आप देख पा रहे होंगे ये है भारत, ठीक है। इधर हो गया अरब सागर, इधर हो गया बंगाल की खाड़ी और नीचे हो गया हिंद महासागर। तीनों तरफ से तो जो है वो घिरा हुआ है ना वाटरी एरिया से। तो इसी कारण जो है साउथ इंडिया में ना तो ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। लेकिन फिर भी भारतीय प्रायद्वीप में जो है मानसून की एकता पर प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। कैसे? देखिए पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है और उससे संबंधित ऋतुएं भी दिशाओं में ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। तो वर्षा की अनिश्चितताएं और उसका असमान वितरण जो है मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है।
तो संपूर्ण भारत भूदृश्य में जो है इसके जीव, वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उसके त्यौहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी जो है वो प्रत्येक वर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि प्रक्रिया में तेजी लाती हैं और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं, और इसीलिए कहा गया है एकता का परिचायक है ये मानसून। और जो इन जल संवहन करती हैं उन्हें भी एक नदी घाटी की इकाई का नाम दिया जाता है। अब देखिए इस पाठ के अंत में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये लगाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पाठ पढ़ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो है सही ऑप्शन को टिक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ होती है, चेरापूंजी और मानसिनराम में। तो यदि ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन दिए रहते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, चेरापूंजी लगाना है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में, देखिए चेरापूंजी का जो ये डेटा है वो पुराना हो चुका है, वो बदल के अब जो है मानसिनराम हो चुका है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि अब जो है सर्वाधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी में ना होके मानसिनराम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है काल बैसाखी, दूसरा है लू, तीसरा है व्यापारिक पवनें और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में बहने वाली पवनों को क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो कौन उत्तरदायी है, मानसून की वापसी। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत के मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है। मई के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। ये क्वेश्चन तो आप बहुत जल्दी लगा लोगे। मानसून का आगमन होता है जून के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शीत ऋतु की विशेषता है। तो क्या विशेषता है, गर्म दिन, ठंडी रातें। दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो ये हम सभी ने देखा है चैप्टर में, अक्षांश हो गए, दूसरा क्या हो गया, तुंगता हो गई, तीसरा हो गया ऊंचाई, चौथा हो गया वायुदाब, पांचवा हो गया पवन तंत्र, छठा हो गया समुद्र से दूरी, सातवां हो गया महासागरीय धाराएं और आठवां हो गई उच्चावक्ष लक्षण। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है। क्यों है जलवायु, देखिए भारत में जो जलवायु मानसून द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है, तो इसीलिए जो है इसकी जलवायु मानसून प्रकार की है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों। तो देखिए भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो है भारत के मरुस्थल भी शामिल है, आप सभी जानते हैं, जहां सर्वाधिक दैनिक तापमान होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम भारत में ही है थार मरुस्थल, जहां का तापमान जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो उसी की रात जो है रात में जो है 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो यही कारण है, क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। तो क्या होता है, इसी तथ्य के कारण जो है वो दिन और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए मालाबार क्षेत्र जो है पश्चिम तट पर स्थित है। तो क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पे जो है वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है जेट धाराएं क्या है, हम देख चुके हैं, और वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो देखिए सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, आप सभी जानते हैं। तो क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई पर एक सकरी पट्टी, क्षोभ मंडल की अत्यधिक ऊंचाई पर एक सकरी पट्टी स्थित जो है होती हैं, हवाएं होती हैं, और इनकी गति जो होती है वो गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच जो है विचलन करती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिम जेट धाराओं और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर जो है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव
होता है। तो हिमालय के दक्षिण में बहती जो है उपोष्ण पश्चिमी जलधाराएं पश्चिमी विक्षोभों के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीनों में वर्षा का कारण बनती हैं। और देश के प्रायद्वीपीय भाग में, जब मैं प्रायद्वीपीय बोल रही हूँ तो उसका पूरा मतलब ये है कि साउथ इंडिया पोर्शन से है, ठीक है। प्रायद्वीपीय कहा ही जाता है जिसके तट जो है वो वाटरी एरिया से घिरे रहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जलधाराएं जो हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो मानसून सहित अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान जो है वो भारत में पूर्वी तट क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून को परिभाषित करें और मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, ऋतुओं के अनुसार हवाओं के दिशाओं में भी परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है कि जब शीत ऋतु आएगी तो ठंडी पवनें चलेंगी, ग्रीष्म ऋतु आएगी तो गर्म पवनें चलेंगी, है ना। तो क्या होता है, ऋतुओं के अनुसार ही हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है। तो मानसून के आगमन के समय जो है आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक होती रहती है। तो क्या होता है कि आर्द्रता युक्त पवनों में जोरदार गर्जन और बिजली चमकने के साथ ही अचानक आगमन को मानसून प्रस्फुटन के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्षा में विराम का अर्थ क्या है, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। तो मानसून में आने वाले ये विराम जो है मानसूनी गर्त की गति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ये अभी अभी हमने देखा। देखिए, विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने के कारण और उच्चावच लक्षणों के कारण जो है भारत में मौसमी संबंधित परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, किंतु ये भिन्नताएं जो होती हैं मानसून के कारण कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि मानसून जो है पूरे भारत में बहती हैं, टाइमिंग भले अलग अलग हो। तो संपूर्ण भारतीय दृश्य जो है इसके जीव जंतु हो गए, चाहे कृषि चक्र हो गया, मानव जीवन, त्योहार, उत्सव, सभी जो है इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं और इसीलिए जो है इसे एकता का परिचायक या फिर एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है। ये भी देख लेते हैं। देखिए, हवाओं में निरंतर जो है कम होती आर्द्रता के कारण जो है उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। और क्या होता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएंगी और आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती हैं बंगाल की खाड़ी से उठकर, तो क्या होता है, वे अपने साथ लाई गई अधिक आर्द्रता खोने लगती हैं। जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि आप जैसे एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तो क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, लेकिन जैसे जैसे बहुत ज़्यादा दूर तक आप चलते जाओगे तो क्या होगा, आपकी वहाँ पे एनर्जी लॉस होती जाएगी ना। यही चीज़ बंगाल की खाड़ी के साथ भी है। देखिए, बंगाल की खाड़ी जो है अपने साथ बहुत ज़्यादा आर्द्रता लाती है, लेकिन जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर बढ़ती जाएगी तो आर्द्रता भी तो उसकी घटेगी ना। और इसी आर्द्रता के घटन की वजह से जो है राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अब देखिए, कारण बताना है। तो पहला है, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। तो देखिए, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन जो होता है वो किस बल के कारण होता है, कॉरियोलिस फोर्स के कारण। किस कारण होता है, कॉरियोलिस बल के कारण। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी पवनों के क्षेत्र में आता है। तो ये पवनें जो होती है उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंध के उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होती हैं। तो ये दक्षिण की ओर बहती हैं और कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षोपित हो जाती हैं। जैसे आपने फेरल के नियम भी देखा है, कोरियोलिस बल को ही फेरल का नियम कहा जाता है। तो वह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के जो है दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है, क्यों। तो देखिए, विषुवत रेखा को पार करने के उपरांत दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हैं दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लग जाती हैं। किधर बहने लग जाती हैं, दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लग जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से के रूप में जो है प्रायद्वीपीय भारत में प्रवेश करती हैं और ये पवनें जो हैं गर्म महासागरों में जो है ऊपर बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। और इस प्रदेश में ऊपरी वायु जो होती है वो परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव से बनती है। तो मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों की बीच की होती है और इसीलिए देश में होने वाली अधिकतर वर्षा जो होती है वो कुछ ही महीनों तक केंद्रित होती है। अगला है, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है।
देखिए सर्द ऋतु में जो है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं और इसीलिए जो है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तमिलनाडु में। तो ये जो है ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसीलिए देश के अधिकतर भाग जो होते हैं वो शुष्क मौसम होता है देश के अधिकतर भागों में। लेकिन पवनों के कारण जो होता है तमिलनाडु के तट पे वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पवनें जो होती हैं समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं और अपने साथ आर्द्रता भी लाती हैं, तो आर्द्रता लाएंगी तो वर्षा होगी। अगला है पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। तो बिल्कुल आते हैं चक्रवात। ऐसा इसका कारण ये है कि अंडमान निकोबार आप देख पा रहे होंगे, तो अंडमान निकोबार जो है कि सागर से पैदा होने वाला चक्रवाती दबाव जो है मानसून में अक्टूबर नवंबर के दौरान उष्णकटिबंधीय जेट धाराओं के देश के आंतरिक भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और क्या होता है, बड़े पैमाने पर यहाँ बाढ़ भी आती है, तो जान माल की क्षति भी होती है। कभी कभी ये चक्रवात जो है उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश तटीय क्षेत्रों में पहुँच जाते हैं। तो कोरोमंडल तट पर जो है अधिक वर्षा इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में और पश्चिमी तट का वृष्ट छाया क्षेत्र में सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्यों? तो देखिए जो है आप सभी जानते हैं कि उत्तर मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर जो है वो घटती जाती है और इसीलिए ये जो है सूखा प्रभावित क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय भिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए क्या होता है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत के निर्णायक प्रभाव और दक्षिण में महासागर में होने वाले के बावजूद भी जो है तापमान, आर्द्रता और वर्षण में भिन्नताएं मौजूद है। देखिए जैसे सबसे पहली बात ये देखेंगे कि गर्मियों में राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो है उत्तर पश्चिमी भारत के तापमान 50 डिग्री सेल्सियस होता है और उसी समय देश के उत्तर में यानी कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम का तापमान जो होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्या होता है, ये अक्षांशीय विस्तार के कारण ही तो हो रहा है। और क्या है, उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। और क्या है, देश के अधिकतर भागों में जो है जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जैसे कि हो गया तमिलनाडु में अधिकतर वर्षा जो होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। और क्या रीज़न है, एक अन्य भिन्नता जो होता है वर्षण में है। जैसे कि देखिए हिमालय के ऊपरी भागों में वर्षण जो होता है अधिकतर हिम के रूप में होता है, लेकिन देश के अन्य भागों में जो होती है वो वर्षा होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मेघालय में 400 सेंटीमीटर और लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करिए। देखिए किसी भी क्षेत्र को जो है वायुदाब और उसके पवन उसके क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति और ऊंचाई पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार ये तापमान और वर्षा के पैटर्न को भी प्रभावित करते हैं। तो क्या होता है, भारत में जलवायु से संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्न वायुमंडलीय अवस्थाओं पर संचालित होती हैं। सबसे पहली बात आएगी ये वायुदाब और धरातलीय पवनें इससे प्रभावित होती है। कैसे? देखिए पवनें होती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहती हैं। तो क्या होता है, सर्दियों में हिमालय में जो है उत्तर में उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है और ठंडी में शुष्क हवाएं चलती हैं। तो गर्मियों के दौरान जो होता है मध्य एशिया के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत में जो है ऊपर कम वायुदाब क्षेत्र विकसित होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, कम वायुदाब प्रणाली जो होती है दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पूर्वी पवनों को आकर्षित करती है। दूसरा रीजन है जेट धाराएं। जेट धाराएं कैसे प्रभावित करती है, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया कि क्षोभ मंडल के अत्यधिक ऊंचाई पर एक सक्रिय पट्टी में स्थित हवाएं होती हैं। तो ये इनकी गति जो होती है गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा होती है। गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तो वहीं पे सर्दियों में 184 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। तो क्या होता है कि हिमालय के उत्तर की ओर जो होती है वो पश्चिमी जेट धाराओं की गतिविधियां और गर्मियों के दौरान भारतीय प्रायद्वीप में बहने वाली पश्चिमी जेट धाराओं पर उपस्थित मानसून को प्रभावित करती है। तीसरी बात ये आ गई पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती विक्षोभ। तो क्या होता है कि हिमालय के दक्षिण, उत्तर की ओर हिमालय है तो हिमालय के दक्षिण में जो है बहने वाली उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं सर्दी के महीने में देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु की अवस्था और उनकी विशेषताएं बताइए। शीत ऋतु आप सभी जानते हैं कि जो है मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती हैं। तो इस मौसम में जो है आसमान प्रायः साफ होता है, सबसे ठंड महीने होते हैं। तो उत्तर में जो है तुषारपात सामान्य, मतलब कि तुषारपात मतलब ठंडियाँ,
ठीक है। और जो है हिमालय की जो है ऊपरी ढालों में हिमपात भी होता है। तो इस ऋतु में देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें बहती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं और इसीलिए अधिकतर भाग में जो है वो शुष्क मौसम होता है। और तमिलनाडु में इसी समय वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। अगला क्वेश्चन है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उनकी विशेषताओं को बताइए। तो देखिए, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। मानसून की अवधि जून से प्रारंभ होकर सितंबर के मध्य 100 से 120 दिन के बीच का होता है। और क्या होता है, इनके जो है आगमन के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। तीसरी चीज़ ये आ गई, मानसून में आई और जो है शुष्क अवधियां होती हैं और वर्षण में विराम कहा जाता है। चौथी बात ये हो गई कि यहाँ पे कुछ जो है पवन विमुखी ढलानें और मरुस्थल को छोड़कर भारत के शेष क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराती हैं। चौथी बात ये हो गई, बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप समझ लीजिए कि अपने से भी विशेषताएं लिख सकते हैं। और क्या हो गया, मानसून में इनकी अनिश्चितता के कारण भी जाना जाता है इसे, जहाँ पर एक और देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ ला देती है, वहीं पे दूसरे हिस्सों में जो है सूखे की स्थिति भी बनी रहती है। अगली बात क्या आ गई कि उष्णकटिबंधीय दबाव की आवृत्ति और प्रबलता जो होती है वो मानसून वर्षण की मात्रा और अवधि को निर्धारित करती है। अब क्या है कि भारत में मानसून वर्षा के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, क्या प्रभाव होता है कि भारतीय कृषि जो होती है मुख्य रूप से मानसून पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कम या अधिक वर्षा की फसलों पर जो होती है वो नकारात्मक प्रभाव डालती है। दूसरी बात ये हो गई कि वर्षा के असमान वितरण के कारण देश के कुछ सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं, जबकि कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहते हैं। तीसरी चीज़ ये हो गई कि मानसून जो है वो भारत को एक विशिष्ट जलवायु पैटर्न उपलब्ध कराता है और इसीलिए विशाल क्षेत्रीय भिन्नताओं में उपस्थिति के बावजूद मानसून देश और उसके जो होते हैं लोगों की एकता के सूत्र में पिरोने पर प्रभाव डालती है। तो चलिए, यहीं समाप्त होता है ये वीडियो। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ गाइज, लाइक बटन तो प्रेस कर ही दिया करिए, क्यों कंजूसी करते हो आप लोग, और शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों में। चलिए, अब अगले चैप्टर में हम मिले हैं, ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। थैंक यू वेरी मच।